सारे बच्चे जो हैं गरीब हैं और वो लोग रेलवे का तैयारी करते हैं। सर आपके मार्गदर्शन में लगभग 30 से 40 या 50 बच्चों का जो है गवर्नमेंट जॉब हुआ है। तो सर जो भी बच्चे रेलवे का तैयारी करते हैं और परेशान रहते हैं सिलेबस को लेके कि मैं क्या करूं नहीं करूं, तो सर आपका एक बुक भी आया हुआ है। सर उसका क्या नाम है, तमाम दर्शकों को बताइए। और बच्चे जो है कैसे अपना शेड्यूल बनाए पढ़ने का, रूटीन जो है कि उनको सफलता मिले, सक्सेस हो सर। दरअसल लोगों को ये लगता है कि नौकरी पाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है या कठिन है या बहुत जगह पैसे से नौकरी बिक जाती है, ये सब गलत धारणाएं हैं। अभी भी जो बच्चे मेहनत करते हैं वो बच्चे ज़रूर सफल होते हैं। मैं जब से रामनगर में आया हूँ तब से मेरे दिशा निर्देश में पढ़ने वाले तकरीबन 40-50 बच्चों को सरकारी नौकरी हुई है। यहाँ के बच्चे बहुत ही मेहनती, यहाँ के ही नहीं पूरे बिहार के बच्चे बहुत मेहनती है, सिर्फ उसको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करेंगे और आपको जॉब नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जो 7-8-10 किलोमीटर साइकिल चला करके बच्चे आते थे कोचिंग में पढ़ने के लिए, मैं जाता था उन्हें पढ़ाने, और उन्होंने मेहनत करी है। आज के समय में कोई दरोगा है, कोई रेलवे में है, कोई एसएससी में है, कोई बैंक में है, कोई जीडी में है, बिहार पुलिस में है, बहुत सारे तैयारी करके बच्चे सफल हुए हैं। तो आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य के हिसाब से तैयारी कीजिए। यदि आप नियमित रूप से 6 घंटा भी पढ़ते हैं, सिर्फ 6 घंटा, लेकिन नियमित रूप से, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है। इससे अधिक जो लोग कहते हैं कि मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, 20 घंटा पढ़ता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी 10 घंटा 15 घंटा पढ़ ही नहीं सकता है। कंटिन्यू कोई भी व्यक्ति 10-15 घंटा नहीं पढ़ सकता है, अगर वो एकाग्रचित्त होकर के, कंसंट्रेट होकर के वो पढ़ता है तो। अगर आप 6 घंटे की नियमित अध्ययन करें, आप अपना लक्ष्य का निर्धारण करें और साथ ही साथ कि क्या पढ़ना है, उस चीज़ में किसी अच्छे लोगों का दिशा निर्देश लें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नाम आप सभी को मैं बता दूं कि अभी मैं बेतिया जिला के रामनगर में हूं और आप सभी को जो है कैमरे में एक व्यक्ति को मैं दिखाऊंगा जो कि पूरे रामनगर ही नहीं, लगभग इस जिला में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और आप सभी को बता दें कि यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं, लगभग 6 वर्षों तक हरिनगर का भी स्टेशन मास्टर रहे हुए हैं और अभी फ़िलहाल में वो भैरोगंज के स्टेशन मास्टर हैं। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि यह एक स्टेशन मास्टर होते हुए भी समाज में जो इनका काम करने का तरीका है, जो कि एक सहरसा जिला से है और रामनगर में यह ऐसे जो एक नहीं होता है, इनका प्यार और मार्गदर्शन ऐसे है कि पूरी रामनगर की जो जनता है वो इनसे बहुत प्यार करती है और सच में यह बहुत प्यारे हैं। और हमें ये बताने में खुशी हो रही है कि यह समाज के लोगों का हमेशा जो है बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं बिंदास बहुत खुश रहता हूँ, चूँकि मैं अपने जॉब के अलावा और जो कुछ भी काम करता हूँ, वो काम करने के बाद मुझे बहुत ही आनंद मिलता है और मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। सर आपको मैं देखा हूँ कि आप सहरसा से हैं और सहरसा से होने के बावजूद भी आप रामनगर में काम किए हैं, स्टेशन मास्टर रहे हुए हैं सर। लेकिन सर एक स्टेशन मास्टर होते हुए भी, जो कि आपको भी पता है कि जॉब टाइम में बहुत ज़्यादा जो है बिजी रहना पड़ता है क्योंकि काम है, रेलवे का काम है। लेकिन उसके अलावा भी टाइम निकाल के मैं देखता हूँ आपको हमेशा समाज सेवा करना। और आप मैं ये भी चीज़ देखा हूँ कि रामनगर में कोई भी घटना हो, चाहे वो आप कोरोना काल में भी देख लीजिए, आप बच्चे को शिक्षा दे रहे थे। तो ये कैसे संभव हो पाया सर कि कोरोना काल में जब चारों तरफ लॉकडाउन था, पूरा का पूरा देश में लॉकडाउन था, मोदी जी लॉकडाउन कर दिए थे, तो आप कैसे संभव हो पाया और कैसे बच्चों को पढ़ा पा रहे थे सर। जनरली होता ये है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगर आदमी के पास इच्छा शक्ति हो तो समय की कमी नहीं है।
मैं 8 घंटे की ड्यूटी जो भी रेलवे की होता है, उसे तन्मयता से करता हूँ और इसके लिए मुझे कई बार रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। जीएम अवार्ड, डीआरएम अवार्ड सहित बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा जो भी हमारे पास समय बचता है, उन समयों में मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। विभिन्न कोचिंग में जाकर क्लास लेता हूँ। इसके अलावा जो भी स्कूल है वहाँ मुझे स्पेशली बुलाया जाता है मोटिवेशनल चीज़ों के लिए और मुझे वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में इतनी खुशी मिलती है, इतना सुकून मिलता है कि मैं उसे अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सर, मैं आपके जीवनी जानना चाहता हूँ सर। मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा है कि आप आईपीएस वगैरह भी बनना चाह रहे थे। लेकिन सर क्या हुआ कि अचानक से रेलवे में आ गए सर? और रेलवे का जॉब लेने के लिए आपको भी पता है कि बच्चे कैसे परेशान रहते हैं। कहीं नहीं कहीं जो है सिस्टम में भी कुछ लाचारी है कि बहुत सारा जो आपको भी पता है पैसा-वैसा लेके भी जॉब मतलब होता है बच्चों का। तो सर कैसे ये सब संभव हो पाया? काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा आपको। सर अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए तमाम दर्शकों को जो भी देख पा रहे हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी बचपन से एक इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूँ। और इसी इच्छा को लेकर मैंने तैयारी शुरू करी थी। 7वाँ क्लास तक मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा था कि मेरे अभिभावक, मेरे माता-पिता मुझे पढ़ने से रोकते थे कि इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद कहीं इसका कुछ बुरा प्रभाव ना इसके शरीर पर पड़े, इसके लिए मुझे पढ़ने से रोकते थे और मैं अपने पिताजी से छुप-छुपा कर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। लेकिन 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ में मेरी पढ़ाई थोड़ी गड़बड़ाई और मैं हाई स्कूल में लड़कों के साथ घूमना-फिरना जो वास्तविकता रही। इसके बाद मैंने इंटर किया स्नातक पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आने के बाद मैंने सोचा कि मैं तैयारी करूँगा, आईएएस, बीपीएससी की तैयारी करूँगा। लेकिन मेरे बेस इतने अच्छे थे कि मेरे कुछ दोस्त जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे। तो मैं भी उनके साथ तैयारी के लिए फॉर्म भरने लगा। जैसा कि ऐसा नहीं था कि मैंने कहीं कोचिंग की, कहीं भी मैंने किसी भी विषय की कोचिंग नहीं की। जो भी मैंने पढ़ा, मैंने खुद से ही पढ़ा। इसके अलावा उन लोगों के साथ, उन मित्रों के साथ मैंने भी फॉर्म भर दिया और ये नहीं था कि मुझे इसमें नौकरी कर ही लेना है। लेकिन ऐसा संजोग रहा कि जहाँ-जहाँ मैंने फॉर्म भरा, बैंकिंग में फॉर्म भरा तो बैंक क्लर्क में हुआ, रेलवे में फॉर्म भरा तो रेलवे पहले गुड्स गार्ड की नौकरी हुई, फिर सिग्नल में, फिर टीटी में नौकरी हुआ, फिर स्टेशन मास्टर में मैंने जॉइन किया। इसके अलावा मेरा एसएससी से डिविज़नल अकाउंटेंट में चेन्नई में, उसके अलावा ऑडिटर में भी, अकाउंट असिस्टेंट में चंडीगढ़ में हुआ था। बिहार से भी कई बार मैंने पीटी मेंस का एग्ज़ाम पास किया। तो तैयारी के क्रम में मुझे सफलताएँ मिलती गई। घर वालों का ऐसा ज़ोर था कि नहीं, पहले जो नौकरी मिल रही है उसको पकड़ लो। तो रेलवे को मैंने चूज़ किया और आरआरबी अजमेर बोर्ड से जोधपुर में मेरा रेलवे स्टेशन मास्टर में चयन हुआ। गुड्स गार्ड में भी चयन हुआ था जयपुर में, तो गुड्स गार्ड की नौकरी को मैंने जाकर मतलब कि रिज़ाइन कर दिया और रेलवे स्टेशन मास्टर में जॉइन किया। स्टेशन मास्टर में आने के बाद फिर ड्यूटी में ऐसे घुल-मिल गया कि फिर मुझे कभी भी यूपीएससी, बीपीएससी में बैठने का मौका नहीं मिला। बीपीएससी में तो मैं बैठा, लेकिन मेरी उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाई। प्रीलिम में कम्पीट किया था, लेकिन मेंस या इंटरव्यू तक मैं नहीं पहुंच पाया और यूपीएससी में बैठने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन एक बचपन से ही जुड़ाव था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। मैं गरीब लाचार लोगों को देखता था, तो देखता हूं अभी भी, तो मेरा हृदय बहुत ही द्रवित हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पैसा जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में महत्वपूर्ण खुशियाँ हैं। अगर मुझे इसी जॉब में रहते हुए लोगों का इतना प्यार, सम्मान और मुझे आत्म खुशी मिलती है, तो मेरे लिए यही आईएएस का जॉब है। मैं इससे ही बहुत बड़ा संतुष्ट हूँ। सर आपको भी पता है कि बहुत सर एक और चीज़ जो मैं है पेपर में देखा हुआ हूँ, बहुत सारे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के सभी चीज़ों पे प्लेटफॉर्म पे मैं देखा हुआ हूँ सर, कि जो आपको पता है यहाँ पे एक सुनेश्वर पहाड़ है जिसपे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तमाम जगह-जगह के लोग आते हैं। लगभग इस जिला के बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं सर। आज तक दुर्भाग्य है हमारे रामनगर का कि उसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं कराया गया है सर। उस चीज़ के लिए भी बहुत सारे पदाधिकारियों को मैं देखा हूँ पेपर में आपने अवगत कराया है सर। इस चीज़ को लेके क्या कहिएगा सर? कब तक वो पर्यटन स्थल घोषित होगा? और जो भी यहाँ के समाज सेवी हैं, जो नेताजी हैं लोग, सबको इस चीज़ के लिए जो है आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं सर?
चंपारण की जो धरती है वो वाकई बहुत पवित्र और बहुत ऐतिहासिक धरती रही है। लोग कश्मीर को घूमने जाते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि बिहार का कश्मीर हमारा चंपारण ही है। और चंपारण में जो ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, जब आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच जो प्रकृति ने एक ऐसी चीज़ें दी है चंपारण वासियों को, जहाँ पर कि पहाड़ है, जलधाराएँ हैं, कंकरीली पथरीली डगर है। अगर सरकार उसको ज़रा सा भी ध्यान देकर उसको पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दे देते हैं और इसका रास्ता सुगम बना देते हैं, तो निश्चित है यह बिहार सरकार को एक आमदनी का जरिया भी बन जाएगा और लोग को भी इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किया है। इसके लिए हम पिछले 2-3 सालों से लगभग यहाँ से कंवरियों का श्रद्धालुओं का जत्था लेकर जाते हैं। इसके माध्यम से हमने पिछले साल जो है वो पर्यटन मंत्री जब नारायण शाह जी थे, उनसे टेलीफोन पर भी बात हुई थी। आवेदन भी यहाँ के पदाधिकारियों संबंधित सभी लोगों को लिख करके दिया है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को, बिहार सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पर जो है एक मतलब कि जांच टीम गठित की जाए और यहाँ के क्षेत्र को विकसित करने के लिए इसे पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिया जाए, ताकि इससे सरकार की भी आमदनी होगी, यहाँ के स्थानीय लोगों की भी आमदनी होगी और सोमेश्वर जो है वो एक राष्ट्रीय पटल पर छाएगा। सर आपको भी पता है सर कि अगर वो पर्यटन स्थल अगर घोषित हो जाता है तो लगभग उस वहाँ पे जो भी गांव हैं वो सारे के सारे गरीब लोग का जो घर है वो विकसित हो जाएगा सर। मैं ऑन कैमरा इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ पे मेला लगाएंगे, बाज़ार लगाएंगे और तमाम तरह तरह की चीज़ें बेचेंगे, जिनसे उनका गरीबी दूर हो पाएगा सर। एक और सवाल है सर, आप अपने गाँव में भी एक संस्था बनाए हुए हैं सर, उस संस्था का क्या नाम है जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है सर? देखिए, बच्चों को निःशुल्क तो उस संस्था के माध्यम से नहीं दिया जाता है, लेकिन हम जो गांव के युवा हैं, वो हम लोग क्या किए हैं कि जो भी पढ़ लिख करके गांव से बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उन लोगों को, युवाओं को मिलाकर एक टीम बनाए हैं, बघवा विकास मंच। लगभग 10 वर्षों से हम लोग इस मंच के माध्यम से अपने गांव में जो बच्चे किसी भी तरह की एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हैं, चाहे शारीरिक, मानसिक या फिर शैक्षणिक जो भी हो, उसको मदद करते हैं। हम लोग अपने गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाना हो, फ्री योग शिविर लगाना हो, ये क्या कहते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता करवाना हो, क्विज कॉन्टेस्ट करवाना हो, ये सब तरह की सक्रियता बनाए रखते हैं ताकि बच्चे लाभान्वित हो, गलत दिशा में नहीं जुड़े। इसके साथ ही साथ हमने आज से 5-6 साल पहले, जो कि आज हमारे मतलब इस क्षेत्र में लागू हुआ है, वो हमने 6-7 साल पहले अपने गांव में एक अभियान शुरू किया था, सिटी बजाओ कचरा उठाओ। हम युवाओं ने मिलकर एक ठेला दिया गांव को, एक आदमी को वहां नौकरी दिया, जिसे हम प्रति माह पैसे देते थे और वो जगह जगह जाकर कचरे को सीटी बजाते थे और वो कचरा उठाते थे। बाद में ये प्रक्रिया बहुत जगह लागू हुई। हमारे इस कार्य को पूरे बिहार में मतलब कि प्रशंसा किया गया और प्रभात खबर के मुख्य पृष्ठ पर इस चीज़ों को छापा गया था। तो हम और भी गांव के और भी युवाओं से जो नौकरी में चले जाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपने नौकरी पा ली, लेकिन आप जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया, जहाँ के लोगों ने आपको गोद उठाया, जहाँ के परिवेश में आप रहें, वहाँ के लिए आप जरूर कुछ करें। आप नौकरी से अपने परिवार और लोगों का भरण पोषण तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप अपने गांव में कुछ सकारात्मक चीज करते हैं तो इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और इस तरह से हमारा गांव ही नहीं, हमारा देश समृद्धशाली होगा। सर आपसे हम जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे सर। आपका जो है आवाज़ बहुत मधुर है सर, बहुत अच्छा। आप सोशल मीडिया पे, मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कितना बार आपका वीडियो देखा हूँ और बहुत ही मधुर आवाज़ में आप गाते हैं सर। कुछ गुनगुनाइए सर दर्शकों के लिए, बहुत अच्छा लगता है सुनने के बाद। बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे आपका एल्बम भी कोई आया हुआ है सर शायद? हाँ, जब मैं मतलब तैयारी, चूँकि बचपन से एक इच्छा थी कि एक कैसेट निकालना है, एक किताब निकालना है, तो इन सभी चीज़ों से रुचि रही है, सामाजिक कार्यों में भी रुचि रही है। आपके रामनगर में हम मानव सेवा संगठन के मार्गदर्शक हैं, परमार्थ संस्थान के आमंत्रित सम्मानित सदस्य हैं। इसके अलावा रोटी बैंक या फिर और भी जो भी संस्थाएँ रामनगर में जुड़ी हुई हैं या बगहा में जुड़ी हुई हैं, उन सभी संस्थाओं से मैं जुड़कर बहुत सारे सामाजिक कार्य करता हूँ। सामाजिक कार्य के अलावा जो भी सांस्कृतिक कार्य होते हैं, साहित्यिक कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों में मैं हिस्सा लेता
हूँ। यहाँ तक कि कई काव्य मंचों पर जो है काव्य पाठ भी किया है, नरकटियागंज हो या बगहा हो, उन सभी मंचों पर मैंने साझा किया है। तो संगीत से मैं ऐसा नहीं है कि मैंने संगीत सीखा है, लेकिन एक जुड़ाव रहा है संगीत से। अगर आपका ये इच्छा है तो मैं 2 लाइन उसके बारे में सुनाना चाहता हूँ। जी, जी सर, तमाम लोगों को सुनाइए, जो भी रामनगर क्षेत्र के हैं, चंपारण के हैं या बिहार के हैं, सबको सुनाइए सर। बहुत अच्छा लगता है आप गाते हैं, तो मैं कितना बार खुद इस चीज़ को सुना हुआ हूँ सर। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। सर आपको भी पता है कि बहुत सारे युवा आजकल के हैं जो जॉब करने के लिए अब विदेश चले जाते हैं सर, और यहाँ पे अब परिश्रम नहीं करते हैं सर। वैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं वैसे युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ जो जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, कि अपने राज्य में, अपने घर में भी बहुत चीज़ें हैं जो हम अपने घर में यहाँ नहीं करते, अपने खेतों में हम यहाँ काम नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली, पंजाब बहुत जगह जगह जाकर हम वहाँ पर काम करेंगे, जहाँ पर कि हमें रहने में, सब कुछ में कठिनाई होती है। तो मैं वैसे लोगों को, मैं खुद भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे विदेश में जाकर नौकरी करें। जो मज़ा अपने अपनों के बीच में रहकर काम करने में है, वो बाहर में नहीं है। जब भी मौका मिले अपने ही यहाँ कुछ उद्यम कीजिए, खेती कीजिए, कुछ रोजगार कीजिए, और जहाँ तक संभव हो, अगर परिस्थितियाँ नहीं है इस तरह से, तब तो बाहर जाना मजबूरी है, लेकिन जब भी मौका लगे तो अपने देश सेवा कीजिए, अपने गांव में रहकर सेवा कीजिए, परिवार के साथ रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। सर सबसे लास्ट में हम एक ही सवाल आपसे करेंगे सर। रेलवे में जो तमाम व्यवस्था है, आपको पता है कि तत्काल टिकट को लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं बहुत सारे स्टेशनों पे सर। और हमको लगता है कि बिहार के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, देश की बात नहीं करूँगा अभी, बिहार के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सर, अगर आपके जैसा स्टेशन मास्टर अगर प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे हो जाए तो वहाँ का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा सर। अगर सर जो भी लोग हैं रेलवे डिपार्ट के, अगर वो परेशान मतलब प्रयास करें, तो क्या रेलवे की दलाली जो है वो खत्म हो जाएगी कि नहीं सर? रेलवे हमेशा यात्रियों के लिए तत्पर रहा है, और पूरे भारत में रेलवे की एक ही नियम कानून लागू होते हैं। जो भी आप तत्काल से संबंधित या समस्याएं आपका जायज़ है, चूँकि यात्री अधिक हैं और हमारे पास सीट लिमिट है, इसलिए वेटिंग टिकट या कुछ यात्रियों को जाने में असुविधा होती है। इस पर भी रेलवे कार्य कर रही है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भ्रष्टाचार या कुछ नज़र आता है, तो रेलवे का विभिन्न तरह से हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की असुविधा हो, तो वो उस हेल्पलाइन पर फ़ोन करके, आप आज के समय में रेलवे ट्रेन में बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करा दे रही है, जो मरीज़ है उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध करा दे रही है। पहुंचने के बाद आपको जो है एक अच्छा परिवेश मिल रहा है। और अभी अमृत स्टेशन योजना के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी, रेलवे यात्रियों को बहुत अधिक सुविधा प्रदान करने जा रही हैं। मतलब बनिस्पत फ्लैट के उसको इक्विवेलेंट करने की कोशिश में रेलवे लगी हुई है। फिर भी जो भी कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में रेलवे एक अच्छा और आरामदायक यात्रा आप सबको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि यह बताने में मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि सर के जैसा अगर स्टेशन मास्टर पूरे बिहार के स्टेशनों पे हो जाएं, तो रेलवे की व्यवस्था जहां भी सिस्टम में थोड़ा बहुत भी लाचारी है वो सही हो जाएगा। तो आप सब को बता दूं कि आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार, और मैं हूं दिलीप कुमार पटेल। जय हिंद, जय भारत।